नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 7 के पीवाईक्यू पे बात करेंगे। आप सभी लोगों ने ये सभी लेक्चर जो हाल ही में हमने आप लोगों के लिए बनाए हैं देख लिए होंगे। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखे, स्पेसिफिकली पीवाईक्यू के लेक्चर उनको देखने चाहिए। इससे उन्हें ये पता चलेगा कि किस तरीके के नए क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से जो है हम अपने आंसर को सही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस इसी चीज पे रहा है इन पीवाईक्यूज लेक्चर में कि आप किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है यूनिट नंबर 7 का, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेस कैन बी फाउंड इन बायोगैस। जब भी हम बायोगैस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आना चाहिए मीथेन। मीथेन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है बायोगैस में। दूसरे स्थान पे, दूसरे प्लेस पे आपकी CO2 आती है। CO2 के साथ साथ अमोनिया, H2S, वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्वेश्चन लगभग जो है 10 से 12 बार जो है आप लोगों ने देखा होगा, रिपीट हुआ है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके रिपीट होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। पायरोलाइसिस ऑफ सॉलिड वेस्ट। पायरोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर पे अपने वेस्ट को हीट करते हैं। तो इस वो कई तरीके से होता है, जैसे कि फ्लैश पायरोलाइसिस, फास्ट पायरोलाइसिस, स्लो पायरोलाइसिस, और उसमें अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो जब भी आप पायरोलाइसिस को रिकॉल करने की कोशिश करें तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए पी नो। पायरोलाइसिस में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। तो सिंपली एनारोबिक कंडीशन में हाई टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होता है। तो सही आंसर है हाई टेम्परेचर एनारोबिक डिस्टिलेशन। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमें दो लिस्ट दी गई है। लिस्ट 1 में जो है वेस्ट के टाइप दिए गए हैं और लिस्ट 2 में जो है टॉक्सिक एलिमेंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे और अपने आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे आसान लगने वाला ऑप्शन जो है, सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा ए, वुड प्रिजर्वेटिव। तो वुड प्रिजर्वेटिव में आर्सेनिक होता है, तो ए में 3। अब हमें ये देखना है कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, केवल एक ऑप्शन जिसमें आपका ए में 3 हो। जब हम अपने ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ऐसे तो 3 ऑप्शन हमारे पास में है, यानी कि हम अपने आंसर तक नहीं पहुंच सकते। अब हमें कोई दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। अब इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सबसे आसान ऑप्शन में से एक ये भी है। फ्लोरोसेंट लैंप में मरकरी होता है। काफी इस पे जो है आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। अलग से रूल में ऐड किया गया था इसको 2016 में, जब आपके ई वेस्ट रूल जो है उनमें अमेंडमेंट की गई थी। तो ये भी बहुत आसान है। यानी कि अब हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें ए में 3 हो और डी में 2 हो। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 तक हम पहुंच चुके हैं, यही हमारा सही आंसर है। अब इसके अलावा जो है आपका फूड कैन में लेड और कलर प्रिंटिंग इंक में कैडमियम होता है। ये भी हम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 2012 एप्लीकेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। जैसे स्टेटमेंट ए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, वर्मी कंपोस्ट इज एन एक्सीलेंट बेस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, जब हम बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल को अर्थवॉर्म की हेल्प से डिग्रेड करते हैं तो लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो आपका वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। उसमें जो है वो सोयल के लिए बहुत ही एक्सीलेंट जो एक मटेरियल एंड प्रोडक्ट तैयार होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, स्टेटमेंट ए जो है आपका सही है। प्रेजेंस ऑफ अर्थवॉर्म हेल्प इन एरेटिंग द सोयल। अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है।
आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अर्थवॉर्म जो है धरती में सोयल के अंदर होल करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि एयर जो है वो सर्कुलेट होती रहती है। ये तो एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, ये आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट बी भी हमारा सही है। अब एक बार जो है हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं जिसमें ए और बी एक साथ हो। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, ऐसे दो ऑप्शन हैं जिसमें ए और बी दोनों एक साथ हैं। यानी कि अभी अभी हमें थोड़ा और इस क्वेश्चन की तरफ सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड स्लोली कंपेयर टू कंपोस्ट और फार्म यार्ड मैन्यूर। ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर देखें तो जो आपके कंपोस्ट होते हैं, वर्मी कंपोस्ट होते हैं, उन उनको जब हम देखते हैं तो वो लगभग एक जैसे होते हैं और उनका रिस्पॉन्स फास्ट होता है। ठीक है, अगर हम देखें कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट जब बनता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से आपका बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो एंड प्रोडक्ट में जब परिवर्तित होता है, चेंज होता है, तो उसको कंपोस्ट कहते हैं। जब अर्थवॉर्म की हेल्प से डिग्रेड करते हैं तो जो है वो आपका क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका वर्मी कंपोस्ट जो है वो स्लोली रिस्पॉन्स करता है एज कंपेयर टू कंपोस्ट और फार्म यार्ड मैन्यूर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये गलत है। अब ऑप्शन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट augments the growth of nitrogen fixing microbes। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वर्मी कंपोस्ट जो है वो आपका एगमेंटेशन करता है, जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग या बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका एगमेंट करना। एगमेंटेशन यानी कि ग्रोथ को इनहांस करना। तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए एक सुटेबल कंडीशन तैयार करता है जिससे कि उनका ग्रोथ प्रमोट होता है। अगर आप पहले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट डी जो है ये उसी से रिलेटेड है, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, अगर आप इसे देखते हैं तो। और जब आप नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब की बात करते हैं तो ये क्या है, ये भी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग जो आपके माइक्रोब्स हैं ये इनको प्रमोट करता है। तो एप्लीकेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट एगमेंट द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। अब हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें ए, बी और डी ये तीनों हों। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, यही हमारा सही आंसर है। अब ऑप्शन नंबर ई को भी एक बार देख लेते हैं। अर्थवॉर्म कास्ट डू नॉट हर्ब वेस्कुलर अर्बेस्कुलर माइक्रोहराइजल प्रोपेजल। तो अगर हम इसको देखें, इन्होंने कहा है डू नॉट हर्ब, है ना। डू नॉट हर्ब का मतलब ये है कि इनको ये
प्रमोट नहीं करता, ठीक है, या इनको जो है ये साथ नहीं रखता। अगर हम बिल्कुल एक कॉमन उसमें कहें, ठीक है, कि ये इसको बढ़ावा नहीं देता, ऐसा नहीं है। अर्थवॉर्म कास्ट, हर्ब वेस्कुलर, अर्बेस्कुलर, माइक्रोहराइजल, प्रोपेजल, यानी कि वैम। वैम शायद आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। वैम जो है बेसिकली जो फंगी होती है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखती है प्लांट रूट के साथ, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट अपटेक कर सकें। तो जो आपका अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म मदद करते हैं इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रम में, कि जो आपके बेनिफिशियल फंगी हैं वो डिस्पर्स हो सके, ठीक है। तो ये उसमें सपोर्ट करते हैं, उनको जो है वो प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इन्हांस करते हैं, है ना, कि भैया आओ, ठीक है, आप जो है एक आपके लिए ये अच्छी जगह है, आप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहिए। तो डी जो है ये आपके जो ई ऑप्शन है ये आपका गलत ऑप्शन है। तो ए बी एंड डी ओनली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द एश कंटेंट इन कोल यूज्ड इन स्टैंड अलोन thermal power plant in India should not be more than 34%। आपने फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी पढ़ी होगी, उसमें जो है ये मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वेस्ट। तो सबसे पहले तो दो चीजों पे फोकस करना है इस क्वेश्चन में, मॉइस्चर कंटेंट देखना है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो धीरे धीरे जो है एक एक ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट किस में है? सबसे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है आपका एनिमल, सॉलिड एंड ऑर्गेनिक वेस्ट में। तो बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि लास्ट में आपका सबसे ज्यादा वाला, जिसमें सबसे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट है, वो ऑप्शन आएगा। बट देखें तो ऐसे तो हमारे पास में तीन ऑप्शन है। इसके बाद में आपका नंबर आता है गार्बेज का। गार्बेज यानी कि फूड वेस्ट। जब हम खाना बनाते हैं, खाना तैयार करते हैं, खाना सर्व करते हैं, उस दौरान जो वेस्ट निकलता है उसको गार्बेज कहते हैं। यानी कि ए के बाद में आपका आएगा डी। ए के बाद में ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो हमारा आंसर यहीं से हमें मिल जाता है ना, बट और अगर देखें, इसके बाद में आपका आता है रिफ्यूज। रिफ्यूज कोई भी डिस्कार्डेड मटेरियल, कोई भी डिस्कार्डेड मटेरियल, चाहे वो आपका गार्बेज हो, है ना, रबिश हो, वट एवर। तो रिफ्यूज में गार्बेज भी आ जाता है, ठीक है बच्चों। कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो रिफ्यूज जब भी आप सुनेंगे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। रिफ्यूज कोई भी डिस्कार्डेड मटेरियल। इसके बाद में जो है आएगा रबिश। रबिश जो है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ट्रैश और दूसरा होता है नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल, ठीक है बच्चों। और ट्रैश जो है बेसिकली
आपका ऐसा पोर्शन है जो कम्बस्टिबल है, ठीक है, तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट सबसे कम होगा। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार क्वेश्चन आएंगे, बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर इस तरीके के ऑप्शन है तो लीस्ट आपका ट्रेस है, ट्रेस से ज्यादा रबिश में आपका मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसिनरेशन ऑफ अर्बन वेस्ट। ऑप्शन नंबर ए कहता है इंसिनरेशन ऑफ अर्बन वेस्ट इज ए क्लीन प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। देखिए क्लीन प्रोसेस तो नहीं है ना, इससे जो है टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं। और आजकल जो सबसे बड़ा एयर पोल्यूशन का कंसर्न है डाइऑक्सिन एंड फ्यूरोन, वो बेसिकली म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बर्न होने से बहुत मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। तो ए को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। ए को एक्सक्लूड किया तो ऑप्शन नंबर ए और 4 एक्सक्लूड हो गई। अंडर आइडल कंडीशन इंसिनरेशन में रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट 75 to 95%। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अगर सही तरीके से जो है ऑपरेट किया जाए तो ये 75 से लेके 95 तक आपके वेस्ट के वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकता है। बी सही है। अब अगला देखिए, एश इज जनरेटेड एज बाई प्रोडक्ट ऑफ इंसिनरेशन। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ऐश प्रोड्यूस होती है, वो एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। हालांकि आपको देखना चाहिए कि बाद में अगर कई बार क्या होता है कि ऐश में आपके टॉक्सिक एलिमेंट भी कंसंट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपके वेस्ट के नेचर पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे अर्बन शब्द आया है, यानी कि हम हजार्डस वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम शहरों से जनरेट होने वाले म्युनिसिपल वेस्ट की ही बात कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ पोलूटेंट अबेटमेंट इज इनएक्सपेंसिव। देखिए पोलूटेंट अबेटमेंट कभी भी इनएक्सपेंसिव नहीं है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एपीसीडी लगाए जाते हैं, और एपीसीडी को ऑपरेट करना, मेंटेन करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ऑफ पोलूटेंट अबेटमेंट इज इनएक्सपेंसिव, है ना। ये स्टेटमेंट गलत है। इंसिनरेटर के ऑपरेटिंग कॉस्ट तो है ही है, उसको तो आप छोड़ दीजिए, बट जो पोलूटेंट रिलीज होंगे इस प्रोसेस में उन पे भी जो है हमें ध्यान देना चाहिए। आग तो ओपन भी लगा सकते हो आप, है ना। इंसिनरेशन का फायदा क्या है? इंसिनरेशन में एक तो टेम्परेचर आप हाई रख सकते हैं, अपने अनुसार अपना उसका टेम्परेचर इन्हांस किया जा सकता है, अपने अनुसार जो है आप एयर सप्लाई बढ़ा सकते हो, और जो पोल्यूटेंट रिलीज हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो एपीसीडी की हेल्प से। तो स्टेटमेंट 4 जो है ये आपका गलत है। तो इस तरीके से बी एंड सी ओनली आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इन वेस्ट पोल्यूशन प्रिवेंशन हिराचे arrange following from least preferred to most preferred। तो जब भी हम बात करते हैं कि कौन सा प्रक्रम, कौन सा प्रोसेस वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे आखिर में आता है ना, तो सबसे लास्ट में होता है डिस्पोजल।
और डिस्पोजल को हमने आपको बताया है कि आपने हमेशा याद रखना है दिल से। डी फॉर डिस्पोजल, आई फॉर इंसिनरेशन, एल फॉर लैंडफिल। जिस वेस्ट का कुछ नहीं हो सकता उसको आखिर में लैंडफिल किया जाता है। तो लीस्ट प्रेफर्ड टू मोस्ट प्रेफर्ड हमें जाना है, यानी कि भैया लैंडफिल ई सबसे पहले आएगा, बट वो तो सभी ऑप्शन में है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं उसको हमें ट्रीट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे आखिर में आपका लैंडफिल है। इससे थोड़ा बेहतर है ट्रीटमेंट। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो वेस्ट है उसका जो टॉक्सिसिटी है वो रिड्यूस हो, वो कम हो। इसके लिए अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, है ना। फिल्टर किया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है, आपको प्रेसिपिटेशन किया जाता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शन हैं। तो ई के बाद में सी, बट यहां से भी हमारा आंसर हमें नहीं मिल रहा है। अब हमें क्या देखना है, एक और इनसे बेहतर ऑप्शन। इनसे बेहतर ऑप्शन ये है कि भाई आप अपने वेस्ट को कंसंट्रेट करो, उसको कन्फाइंड करो। देखिए क्या होता है कि ये हमेशा से कहा जाता है कि अगर आपका वेस्ट का क्वांटिटी कम है तो उसको ट्रीट करना और डिस्पोजल करना दोनों आसान हो जाता है। तो आपको कैसे भी ये कोशिश करनी है कि आपको वेस्ट का अमाउंट मिनिमाइज करना है। ठीक है, इसके लिए आप वेस्ट को कंसंट्रेट कर सकते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सी के बाद में आएगा। तो ए सी ई सी ए, ऐसे भी हमारे पास में दो ऑप्शन है, अभी और सोचना पड़ेगा हमें। तो जब हम कंसंट्रेट कर रहे हैं यानी कि वॉल्यूम रिड्यूस कर रहे हैं, वो कैसे संभव है। बेसिकली जो है इससे पहले आप वेस्ट को सेग्रीगेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जो आपके टॉक्सिक वेस्ट है उससे आप नॉन टॉक्सिक वेस्ट को अलग कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी वेस्ट आपका जनरेट हुआ, यानी कि सिंपली पानी की बात कर लेते हैं, है ना। तो पानी आपके डीएम वाटर भी, रिजेक्ट वाटर भी, और आपका प्रोसेस वाटर भी, कई तरीके के वेस्ट वाटर आपकी फैक्ट्री से रिलीज हो रहे हैं। अगर आप डीएम वाटर और आपका रिजेक्ट वाटर स्ट्रीम से, आरओ से जो रिजेक्ट वाटर आता है ना, उन वाटर को प्रोसेस वाटर और भी आपके टॉक्सिक वेस्ट वाटर हैं उन सभी को मिला देते हैं, सभी स्ट्रीम को। तो लास्ट में आपके पास में बहुत ज्यादा मात्रा में टॉक्सिक वेस्ट वाटर होगा। अगर आप क्या करते हैं, उनके स्ट्रीम लाइन अलग अलग रखते हैं, जो सबसे टॉक्सिक वेस्ट है उसको अलग रखते हैं, और जिसमें केवल हाई टीडीएस है इस तरीके के वाटर हैं उनको अलग रखते हैं। तो आप बड़े आसानी से जो है अपने वेस्ट का क्वांटिटी कम कर सकते हो। तो सेपरेशन एक बहुत अच्छा मेथड है। अब सेपरेशन के बाद इससे बेहतर क्या है, आप रिसाइकिल और रीयूज करो। आपके पास में वेस्ट है, उस वेस्ट को ज्यादा से ज्यादा रीयूज करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा रिसाइकिल करने की कोशिश करो। और भैया सबसे बेस्ट तो एक ही चीज है कि वेस्ट प्रोड्यूस ही ना हो। ठीक है, सबसे पहला तो प्रिवेंशन ही है। ठीक, तो देखे जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे रिडक्शन।
रिडक्शन नहीं कर सकते तो हम करेंगे रिसाइकिल या रीयूज। अगर हम रिसाइकिल रीयूज नहीं कर सकते तो हम करेंगे सेपरेट। सेपरेट करने के बाद में वेस्ट को और कम करना है तो हम करेंगे कंसंट्रेट। उसके बाद में हम करेंगे ट्रीट और आखिर में करेंगे हम डिस्पोज। ये इस तरीके से आपका जो है वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर से जो है इंसिनरेशन पे है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है एन इंसिनरेशन प्रोसेस यूज टू डिस्ट्रॉय हाईली टॉक्सिक एंड हजार्डस वेस्ट डिफर फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंसिनरेशन प्रोसेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए जैसे कि अभी जब हम बात कर रहे थे अर्बन वेस्ट के बारे में तो हमने आपको बताया था कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट नॉन टॉक्सिक होता है, बट हजार्डस वेस्ट जो है उसको आप ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि उनसे जो फ्यूम रिलीज होंगी वो काफी टॉक्सिक होंगी, और जो फ्लाई ऐश जनरेट होगा वो भी भैया जो है आपका टॉक्सिक होगा, वो भी हजार्डस वेस्ट होगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है सही है। स्टेटमेंट 2 कहता है इंसिनरेशन इमिट स्मॉल बट significant amount of numerous toxic chemical and produce ash residue which must be buried in approved landfill। जो अभी हमने आपको बताया कि जो एश प्रोड्यूस होगी वो भी हजार्डस होगी और उसको भी आप जो है सिक्योर्ड लैंडफिल में जो है डंप करेंगे, जो हजार्डस वेस्ट को डंप करने के लिए बनी है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज लो वेस्ट अप्रोच। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं हाई वेस्ट अप्रोच वाले, एक होते हैं लो वेस्ट अप्रोच वाले। हाई वेस्ट अप्रोच वाले सोचते हैं कि भैया एक बार हमने जन्म लिया है, एक बार ही मरेंगे, जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना एंजॉय करो, हमें दूसरों से क्या है। वो खूब वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं कि डंप कर देंगे, लैंडफिल में चला जाएगा, आग लगा देंगे, है ना। इस तरीके की उनकी सोच होती है। लो वेस्ट अप्रोच वाले लोग कहते हैं नहीं भाई, हमें अपने जो है अपनी धरती का ध्यान रखना चाहिए, सभी एनिमल्स, सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका ध्यान रखना चाहिए, वेस्ट प्रोडक्शन कम होना चाहिए, अगर वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है, रिसाइकिल करना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने कहा है कि लो वेस्ट अप्रोच कैसा होगा। तो दो तरीके के आजकल जो है हमारे प्रोसेस जो काफी फेमस है। अगर हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली की बात करें तो सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या बोलते हैं ये कहते हैं कि मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को यूज किया गया, यूज करने के बाद में उसको रिसाइकिल या रीयूज करो, ये हुआ सर्कुलर। लीनियर क्या बोलते हैं कि भैया आप प्रोडक्ट रॉ मटेरियल लो, प्रोडक्ट बनाओ, यूज करो और डंप करो। तो ये लीनियर इकोनॉमी जो है ये हाई वेस्ट अप्रोच है, और सर्कुलर इकोनॉमी जो है ये आपकी लो वेस्ट अप्रोच है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो लो वेस्ट अप्रोच वाले लोग हैं ये किस पे फोकस करते हैं, ये करते हैं वेस्ट रिडक्शन पे, क्लियर, रिसाइकिल करो, रीयूज करो, ठीक। तो यानी कि वेस्ट रिडक्शन, जो ऑप्शन नंबर डी, बी एंड डी, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। सबसे पहले यही देखते हैं बी एंड डी किसमें है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी एंड डी एक साथ हैं, तो यही हमारा सही आंसर हमें यहाँ से मिल जाता है। प्राइमरी पोल्यूशन एंड वेस्ट प्रिवेंशन, ई ऑप्शन भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन जो है ये इस तरीके से है, द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल यील्डिंग प्रोडक्ट सच एज गैसोलीन, डीजल ऑयल एंड अदर प्रोडक्ट नोन एज। तो सभी ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो आपका पहला ऑप्शन है गैसिफिकेशन। तो ये गैसिफिकेशन प्रोसेस जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अपने वेस्ट को हम लिमिटेड ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हैं और वेस्ट को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो गैसिफिकेशन कैसे याद रखेंगे, जी लो, जी फॉर गैसिफिकेशन, एल फॉर लिमिटेड, ओ फॉर ऑक्सीजन, लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। प्रिसिपिटेशन तो हो ही नहीं सकता, है ना। कंडेंसेशन भी नहीं हो सकता, कंडेंस करना तो आप सभी लोगों को पता ही है। तो लिक्विफेक्शन, लिक्विफेक्शन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, आपका कोल या जो है आपके और भी वेस्ट हो सकते हैं, कोल जरूरी नहीं है। ठीक है, कोल तो बेसिकली आपका फॉसिल फ्यूल है ना। बट इसके साथ साथ आप वेस्ट के साथ का भी लिक्विफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो लिक्विफेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें बेसिकली अपने वेस्ट को, है ना, हम वेस्ट की बात करेंगे, वो आप जो है लिक्विड प्रोडक्ट में आप चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक टू डीजल, वो क्या है, वो भी आपका लिक्विफेक्शन प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फोर मेजर टाइप आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी चीज को देख के आप जो है बता सकते हैं, है ना। आप उसको फिजिकली, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके देख के बता सकते हैं कि ये कैसा है। जैसे सॉलिड वेस्ट, सिंपल सी चीज है भाई, कोई भी वेस्ट जो गैसियस या लिक्विड फॉर्म में ना हो वो सॉलिड वेस्ट है। कोई भी सॉलिड एंड सेमी सॉलिड मटेरियल, डिस्कार्डेड मटेरियल सॉलिड वेस्ट। तो यस, इसको हम देख के बता सकते हैं। स्लज एंड स्लरी को देख के बता सकते हैं, कंबस्टेबल वेस्ट को देख के बता सकते हैं। ठीक है, वेस्ट वाटर को देख के बता सकते हैं। बट रिएक्टिव वेस्ट, रिएक्टिव, कौन रिएक्टिव है कौन नहीं, इसको देख के नहीं बताया जा सकता, है ना। वो तो जब रिएक्शन करेगा या उसकी प्रॉपर्टी की इन डेप्थ जांच की जाएगी तभी पता चलेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका ए, बी, सी एंड ई ओनली। ठीक है, ए, बी, सी एंड ई ओनली, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखिए ये फिर से जो है आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना। पायरोलाइसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वेस्ट मैनेजमेंट का, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आते हैं। प्रोसेस ऑफ थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज रेफर्ड टू एज पायरोलाइसिस। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रेफर्ड सस्टेनेबल स्ट्रेटजी फॉर रिड्यूसिंग सॉलिड वेस्ट। देखिए आपकी 3 स्ट्रेटजी होती है। एक होती है आपकी इनपुट स्ट्रेटजी, दूसरी होती है थॉट पुट स्ट्रेटजी और तीसरी होती है आउटपुट स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने वो मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके उससे एक प्रोडक्ट बनाया। ठीक, तो जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं
तो उस समय पे जो आप स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, जो अप्रोच आप लगाते हैं, उसको इनपुट स्ट्रेटजी या इनपुट अप्रोच कहते हैं। ठीक, आप सबसे पहले मटेरियल की जरूरत को समझिए। ठीक है, आप सोचिए कि ये मटेरियल जो आप लगा रहे हैं ये इतना जरूरी है क्या लगाना। ठीक है, मटेरियल को डिक्रीज कीजिए, फिर आप अच्छा मटेरियल लगाइए जिससे कि वो लंबे टाइम तक चले, उसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो दूसरा कोई प्रोडक्ट जो है उसके अल्टरनेटिव पे भी काम करे, यानी कि कंजप्शन को भी रिड्यूस कीजिए। दैट ऑल स्ट्रेटजी आर इनपुट स्ट्रेटजी। उसके बाद में आपने उसको यूज कर लिया, यूज करने के बाद में आप अब थॉट पुट अप्रोच अप्लाई करते हैं, थॉट पुट स्ट्रेटजी लगाते हैं उसको। भैया आप रिसाइकिल कर सकते हैं क्या, रीयूज कर सकते हैं क्या, या फिर जो है कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है तो भैया उसे कंपोस्ट बनाया जा सकता है क्या। ये सब थॉट पुट अप्रोच में आता है। और आखिर में आपका आता है आउटपुट अप्रोच। कुछ नहीं हो सकता तो भैया आउटपुट तो करना पड़ेगा, अच्छे से उसको कंट्रोल्ड कंडीशन में इंसिनरेट कीजिए या लैंडफिल कीजिए। तो आपका आउटपुट, थॉटपुट और इनपुट तीन टाइप के स्ट्रेटजी हैं। टाइम पुट कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो यही आपका जो है सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन जो है बेसिकली ये ब्राउन फील्ड की डेफिनेशन है। ब्राउन फील्ड अगर हम देखें तो इंडिया में तो नहीं है ना। ब्राउन फील्ड इंडिया में नहीं है का मतलब ये है कि जो यूपी आपकी ईपीए है, जो यूएस है, यूएस जो है आपके ऐसे एरिया जो पहले कंपनी हुआ करती थी, है ना, और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, कंटामिनेंट साइट है, उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल है, एक्सपेंसिव है। ऐसे एरिया को ब्राउन फील्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भैया ये यहाँ पे पहले एक फैक्ट्री हुआ करती थी, परंतु ये अब फैक्ट्री ऐसी ही पड़ी हुई है, इस पे कोई भी आगे फर्दर काम नहीं हो रहा है, इसको हटाया नहीं जा रहा है, या इसको अभी दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जा रहा है, रीडेवलप नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन है। इसको ठीक करना, इस पे दोबारा से काम करना बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए वो ऐसे ही पड़ी हुई है, तो उस एरिया को उन्होंने ब्राउन फील्ड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपली ब्राउन फील्ड की डेफिनेशन है। द अबेंडेंट, आइडल्ड और अंडर यूज्ड इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल फैसिलिटी वेयर एक्सपेंशन और redevelopment is complicated by real or perceived contamination are defined as brownfield। ठीक है, तो इंडिया में तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, बट बाहर जो है स्पेसिफिकली यूएस में इस तरीके से बहुत सारे आपको साइट मिलेंगी जिनको ब्राउन फील्ड डिक्लेयर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज आर नॉट इमिटेड फ्रॉम सॉलिड वेस्ट लैंडफिल। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे माइंड में आता है, ठीक है, कि कौन कौन सी इमिट होती है। तो मीथेन, ठीक, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। CO2,
ठीक है, ये भी होती है। ठीक, अब SF6 ये बिल्कुल नहीं होती, 100% मैन मेड है। ठीक है, ये आपको पता है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल है इसका। तो नॉट है, नॉट इमिटेड, तो सी आंसर में होना चाहिए। ओजोन, ओजोन भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, सनलाइट चाहिए ओजोन को, है ना। ओजोन प्रोड्यूस तभी होगी जब सनलाइट होगी, एक अप्रोप्रिएट आपके पास में वेवलेंथ की रेडिएशन के बाद में ही जो है ये संभव है कि आपका ऑक्सीजन या NO2 ब्रेक डाउन हो और आपका नेसेंट ऑक्सीजन बने। नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और ओजोन बनता है। ठीक है, तो C and D, तो C and D ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर 4, यही हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ लैंडफिल मटेरियल इन देयर प्रेफर्ड सीक्वेंस फ्रॉम इनिशियल टू लास्ट। तो जब भी आप लैंडफिल के लाइफ फेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला फेज आता है एरोबिक, बिल्कुल इनिशियल फेज। आपका एरोबिक फेज के बाद में आपका एक ट्रांजिशन फेज आता है, फिर आपका एसिड फेज आता है, फिर आपका जो है अनस्टेडी मेथेनोजेनेसिस और लास्ट में स्टेडी मेथेनोजेनेसिस। तो सही आंसर क्या होगा इन ऑप्शंस के अनुसार? सबसे पहले आपका एरोबिक, इसके बाद में एसिड फेज, फिर अनस्टेडी मेथेनोजेनेसिस, फिर स्टेडी मेथेनोजेनेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है, विद रेफरेंस टू सॉलिड वेस्ट रबिश इंक्लूड बोथ कम्बस्टिबल और नॉन कम्बस्टिबल सॉलिड वेस्ट। अभी हमने इस पे बात किया था, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट 2 कहता है कि ट्रेश इज ए पार्ट ऑफ रबिश, इस पे भी अभी बात किया था हमने, बट रबिश डज नॉट इंक्लूड गार्बेज। ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट हालांकि बहुत ही आसान थे, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये क्वेश्चन जो है हमने अभी रिसेंटली भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, और ये क्वेश्चन टेक्निकली तो अच्छा नहीं है ना। अगर आप सैनिटरी लैंडफिल वर्ड यूज करते हैं तो सैनिटरी लैंडफिल ये एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है, इसमें लाइनर लगते हैं, है ना। पूरा एक प्रोसीजर है इसको बनाने का, और एक इंजीनियर्ड वे में ही ये बनाया जा सकता है। तो इन्होंने क्वेश्चन दिया है, इन नेचुरल और मैन मेड डिप्रेशन इन विच सॉलिड वेस्ट इज डम्प्ड, compressed and daily covered with a layer of grit is referred as, है ना। देखिए अब एक और क्वेश्चन पे हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ये यहाँ से बिल्कुल ध्यान से आप इसको देखना जो है। अब ये जो इन्होंने कहा है ना, कि भाई एक नेचुरल या मैन मेड आपके पास में डिप्रेशन है, कोई गड्ढा है, कोई जगह है, या तो आप मैन मेड करते हो या नेचुरल, उसमें आप सॉलिड वेस्ट को डंप करते हो, उसमें जो है डेली आप 10 सेंटीमीटर का, मतलब नॉर्म्स कहते हैं 10 सेंटीमीटर का एक सोयल का लेयर लगाते हैं, उसके बाद में उसको कंप्रेस करते हैं। बट ये केवल एक पार्ट है सैनिटरी लैंडफिल का, ये सैनिटरी लैंडफिल नहीं है ना। ये पूरी सैनिटरी लैंडफिल के प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा है कि हम एक डेली कवर लगाते हैं, है ना।
तो टेक्निकली तो ये आंसर बिल्कुल सही नहीं है, परंतु इन्होंने सैनिटरी लैंडफिल इसका आंसर दिया है और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो हम यही लगाएंगे, है ना, सिंपल सी चीज है। बट आपको जानकारी होनी चाहिए कि भैया सैनिटरी लैंडफिल जो है ये इंजीनियरिंग प्रोसेस है, ये इसको देखा जाता है, समझा जाता है, लाइनर लगाए जाते हैं, लीचेट कलेक्शन के लिए जो है इसमें प्रोविजन होता है, उसमें आपका गैस कलेक्शन के लिए प्रोविजन होता है, बहुत सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं, मॉनिटरिंग होती है ना, उसके बाद में जो है आपका सैनिटरी लैंडफिल बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ रिकवरिंग मटीरियल फ्रॉम द waste stream and reprocessing them so they can be used as a raw material for new application, it is called recycling। सिंपली रिसाइकलिंग का आपका ये डेफिनेशन है, ठीक। रीयूज तो सिंपली आपको पता ही है कि मटेरियल को आप दोबारा यूज कर रहे हैं, और रिपेयर कोई पार्ट आपका खराब हो जाए, सेम विद रीमैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो बिल्कुल जो है इन्होंने बहुत ही सटीक डेफिनेशन दी है रिसाइकलिंग। द इनपुट अप्रोच इन द स्ट्रेटजी फॉर रिड्यूसिंग सॉलिड वेस्ट टू नॉट इनपुट। तो अभी इस पे हमने बात किया था, तो सभी ऑप्शन को देख के सिंपली आपका ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका आउटपुट अप्रोच है, ये आपका इनपुट अप्रोच नहीं है ना। ये कैसी है, ये आपकी आउटपुट अप्रोच है। रिड्यूस कंजम्पशन, इंक्रीज प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी एंड डिक्रीज मटेरियल इन प्रोडक्ट, ये सभी इनपुट अप्रोच का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही आंसर है, ये आउटपुट अप्रोच है। ये क्वेश्चन फिर से देखिए, पहला क्वेश्चन से इस पे हम बात करते आ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेटली रिलीज्ड ड्यूरिंग थर्ड स्टेज, यानी कि एनारोबिक ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ म्युनिसिपल लैंडफिल, मीथेन, है ना। कितने अच्छे से इन्होंने ये जो है अपना ये क्या नाम, इसको डिफाइन किया है ना। देखिए सेम पहला क्वेश्चन, अब ये एक ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको जो है तरीका बदल दिया है इन्होंने। एक्सकेवेटेड पिट यूज फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल lined with impermeable synthetic liner and thick impermeable layer of clay are the example of। अगर फिर से कहा जाए तो फिर से बहुत अच्छा इसका आंसर नहीं है, बट ऑफिशियल आंसर की में सिक्योर्ड लैंडफिल दिया गया है ना। ये सैनिटरी लैंडफिल भी है, जो उन्होंने ये चीजें की हैं हम करते हैं ना। एक पिट बनाते हैं, उसमें वेस्ट को डंप करते हैं, उसमें लाइनर लगे होते हैं, उसमें क्ले का लेयर लगा होता है, अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया ही था। बट अगर क्वेश्चन ये रिपीट होता है तो देन डेफिनेटली हम सिक्योर्ड लैंडफिल ही लगाएंगे, बट आप लोगों को जानकारी के लिए पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, टेक्निक इन वेस्ट मैनेजमेंट is mainly accomplished in situ and include soil washing and the extraction of contaminant vapor from soil for highly volatile water non-soluble contaminants such as gasoline। इस टेक्निक को कहा जाता है मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन टेक्निक जो है इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका जो आपके ऐसे वेस्ट हैं जो हाईली वोलेटाइल हो, जो बहुत आसानी से जो है
आपके वेपर में बदल सकते हो, उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उनको रिमूव करते हैं, सोयल वॉशिंग और वेपर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो बेसिकली मोबिलाइजेशन जो है ये प्रोसेस है आपके वोलेटाइल पोलूटेंट को रिमूव करने का, ठीक है बच्चों। इन सीटू कंटामिनेंट बेसिकली यहाँ पे हमारा उद्देश्य जो है रहता है कि भाई हम अपने वेस्ट को वहीं पे कन्फाइंड करके रखें, उसको जो है वहीं पे तक सीमित रखा जाए, ठीक। उसी जिस प्लेस पे वो जनरेट होता है वहीं पे इसको रखा जाए। तो हमारा आंसर सबसे पहले एक बार आप लिख लेंगे, मोबिलाइजेशन, ठीक है। इन सिटू कंटामिनेंट जहाँ पे वो आपका वेस्ट था वहीं पे उसको आपने कन्फाइंड कर दिया, उसको हटाया नहीं है, वहीं पे जो है आपने बैरियर वगैरह लगा दिए। इमोबिलाइजेशन जो है आप आ, उसको लेस मोबाइल करते हैं, ठीक है। लेस मोबाइल करते हैं का मतलब ये है कि सॉलिडिफिकेशन आपने कर दिया उसका, जैसे कि, है ना, या जो है उसका कोई केमिकल फिक्सेशन कर दिया जिससे कि वो अब कम जाएगा। विट्रिफिकेशन, ये तो आप सभी को पता है कि बहुत हाई टेम्परेचर पे अपने वेस्ट को हम बर्न करते हैं। फिर से ये क्वेश्चन काफी आजकल आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल नॉट यूज इन वुड प्रिजर्वेटिव। तो लेड हमारा सही आंसर है। आप इन तीनों को अच्छे से याद कर लेंगे, सबसे ज्यादा आर्सेनिक, है ना, क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है, तीनों को बहुत अच्छे से आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ना। बस इन्होंने कहा है इस बार मोस्ट प्रेफर टू लीस्ट, पिछली बार जो है लीस्ट टू मोस्ट था। तो सीक्वेंस में लगाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिसाइकलिंग एंड रीयूज। अगर वैसे देखें तो सबसे पहले प्रिवेंशन करेंगे कि भैया वेस्ट जो है प्रोड्यूस ही ना हो, प्रोड्यूस हो गया तो उसको रिसाइकिल रीयूज करेंगे, रीयूज नहीं कर सकते तो रिसाइकिल करेंगे, ठीक है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर वेस्ट को सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद में उसको कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेट करने के बाद में उसको ट्रीट करेंगे, और अंत में लास्ट में इसको लैंडफिल कर देंगे। ये सारी सीक्वेंस अभी हमने आपको बताई थी। तो जो है सबसे पहले वेस्ट को रिसाइकिल किया जाएगा, ये नहीं कर सकते तो वेस्ट को हम सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद में कंसंट्रेट करेंगे, उसके बाद में ट्रीट करेंगे, और ट्रीट करने के बाद में जो है लैंडफिल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आजकल काफी आपको देखने को मिल रहा है ना। अगर बात की जाए आपका कि भाई आ, ये रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट, ये यूएस में बेसिकली होता है, हमारे यहाँ पे ये नहीं है ना। तो सबसे पहले तो यही एक चीज है कि ठीक है क्वेश्चन आ गया है, बट इस तरीके के क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से दे दिए जाते हैं, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे यूएस के स्टैंडर्ड भी याद करेंगे, ना ईपीए के सारे स्टैंडर्ड याद करेंगे। एक दो क्वेश्चन आ जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं होती है, बच्चे घबरा जाते हैं, है ना, वो ईपीए के स्टैंडर्ड की तरफ चले जाते हैं, फिर जो है वो वन टाइम आज क्वेश्चन होते हैं, उसका कोई फायदा में ज्यादा नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन आया है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है उनको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले आप सी आर सी आर ए, है ना, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी, इसका इसके अनुसार जो है कौन हजार्डस वेस्ट नहीं है, तो उन्होंने पूरा एक लिस्ट बनाया है, ठीक है। नोट लिखा है इन्होंने। देखिए कोरोजिव तो हजार्डस वेस्ट होता ही होता है, ठीक।
तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर हम देखें इसके बाद में, तो उस पूरी लिस्ट में आपका जो सीमेंट की डस्ट होती है, ये भी हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में नहीं है। फिर वेस्ट जो जब मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और जनरेट होता है, वो भी हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में नहीं है। आर्सेनिक ट्रीटेड वुड एंड फ्लाई एश और स्क्रबर स्लज। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही आंसर है। अगर देखा जाए तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है ना, उसमें कि भाई हाउस होल्ड वेस्ट भी आ जाते हैं जो हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, एग्रीकल्चर वेस्ट, फॉसिल फ्यूल कंबशन के बाद में जो वेस्ट निकलता है ना, बहुत सारे जो हैं उस लिस्ट में आपके प्रोडक्ट हैं, वेस्ट हैं, जिनको हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। ठीक, तो उसमें से ये काफी बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम इनको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। हो सकता है इन्हीं के आसपास जो है हमें क्वेश्चन घुमा फिरा के मिल जाए। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी हैं, और अलग अलग प्लास्टिक का अलग अलग यूज है। अब एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, है ना, आप कितने एग्जाम्पल याद करोगे। 7 टाइप के आपकी प्लास्टिक है, जिसमें पेट को सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे ज्यादा रिसाइकिल होने वाली प्लास्टिक है। और इससे सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल, पीनट बटर की जो आपके जार आते हैं, है ना, वो सब बनाए जाते हैं। ठीक, फिर दूसरा आपका जो सबसे ज्यादा रिसाइकिल होता है वो है हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, है ना। अब अगर इसकी बात करें तो ये भी सबसे ज्यादा रिसाइकिल होने वाली प्लास्टिक में से एक है। इसमें बेसिकली आपके मिल्क पाउच बनाए जाते हैं, डिटर्जेंट पाउच बनाए जाते हैं। ठीक, फिर आपका आता है पीवीसी, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इससे पाइप बनाए जाते हैं, इरिगेशन पाइप वगैरह जो है बनाए जाते हैं। हालांकि ये रिसाइकिल कम होता है, क्योंकि पीवीसी इसमें जो है आपका क्लोराइड होता है। क्लोराइड जो है ये मॉइस्चर कंटेंट के साथ रिएक्ट करके HCl बना देता है, और HCl जो है वो इंसिनरेटर को खराब कर देते हैं, एसिड मिस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, इसके अलावा लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन आपका पीपी होता है, पॉली पॉलीप्रोपिलीन, और एक होता है पॉलीस्टाइलिन, PS। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपका हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, है ना। बट कई बार बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब इस तरीके के क्वेश्चन वो देखते हैं कि सर यहाँ पे तो जो है हमने देखा है कि इसमें तो ये आपका नहीं है, दूसरे उसमें दिया है। तो हम हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि गूगल कम से कम करना है चीजों को। गूगल पे आपको आंसर तो मिल जाते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है गूगल पे, बट एक जो है सोर्स से पेपर बनते हैं, वो गूगल को नहीं मानते। ठीक, तो ऑथेंटिक सोर्स बुक ही पढ़ना चाहिए, है ना, या कोई अच्छा आपको बता दे, कोई अच्छा टीचर आपको बता दे, उसके पास में रेफरेंस होगा डेफिनेटली। ठीक है, गूगल कम से कम करो। जितना कम गूगल करोगे, जितने ज्यादा बुक्स पढ़ोगे, जितने अच्छे नोट्स पढ़ोगे, उतने ही चांसेस आपके सही आंसर के जो है रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना। इस बार भी ऐसे ही हुआ, बच्चों ने रैंडमली गूगल कर करके
आप बताया कि सर ये देखिए ये देखिए, गूगल तो नहीं मानते हैं, गूगल पे तो कोई कुछ भी डाल सकता है। एक अच्छी बुक या कोई अच्छा नोट्स जिसका जो है रेफरेंस हो आपके पास में, वही जो है आप बेसिकली अच्छे स्कोर के लिए आपके लिए मददगार होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका लैंडफिल से रिलेटेड है। जो आपके बेंच होते हैं वो बेसिकली स्लोप की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं। जब आपका जो लैंडफिल का हाइट जो है वो 5 मीटर से ज्यादा हो जाए, है ना, हमारे नॉर्म्स 5 मीटर बोलते हैं कि जब 5 मीटर से ज्यादा हाइट हो तो जो है बेंच यूज किए जाते हैं। ठीक, बेंच आर यूज टू मेंटेन स्लोप स्टेबिलिटी of the landfill, for placement of surface water drainage channel, for location of landfill gas collection piping, particularly when landfill height exceed 15 to आपका 20 मीटर, बेसिकली 5, स्टैंडर्ड 5 बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरफेस impoundments are excavated area which are used to store liquid hazardous waste, which of the process not applied in surface impoundment? न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है, डिसिपिटेशन, सेटलिंग, तीनों जो हैं फर्स्ट 3 ऑप्शन जो हैं ये बेसिकली अप्लाइड होते हैं। इवेपोरेशन बेसिकली नहीं किया जाता। देखिए आपने किसी भी कहीं भी आप हजार्डस वेस्ट फिल कर देते हैं, है ना, लिक्विड हजार्डस वेस्ट, इवेपोरेशन अगर आप उसका हो रहा है तो इट इज नॉट लाइक ए ट्रीटमेंट प्रोसेस। या आप देखेंगे कि भैया वो अगर वहां से इवेपोरेट होके एयर में आ रहा है तो काफी डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इवेपोरेशन। Arrange the following phases of bioreaction as they occur from first to last in bioreactor। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से लगातार क्वेश्चन जो हैं सेम क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज करके रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एरोबिक, एरोबिक के बाद में क्या आएगा, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फेज के बाद में क्या आएगा आपका, सबसे पहले एरोबिक, फिर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के बाद में एसिडोजेनेसिस, फिर आपका मेथेनोजेनेसिस, और लास्ट में आपका आएगा मैच्योरेशन, स्टेडी स्टेट जो इन्होंने बताया था। सबसे पहले ये एरोबिक, फिर ट्रांजिशन, हम फिर बढ़ जाते हैं एसिडोजेनेसिस की तरफ, फिर जो है एसिडोजेनेसिस के बाद में आपका क्या होता है, मीथेन बनना शुरू हो जाता है एसिड्स के अगले स्टेज में, और फिर जो है स्टेडी स्टेट आ जाती है, मैच्योरेशन स्टेट आ जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपका सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, 3, 4 और मैच्योरेशन 5, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। Which among the following are ultimate analysis of coal? तो दो तरीके के टेस्टिंग होती हैं जब भी हम फ्यूल की बात करते हैं या फिर वेस्ट एज ए फ्यूल की बात करते हैं। एक होता है आपका प्रोक्सीमेट एनालिसिस, एक होता है आपका अल्टीमेट एनालिसिस। प्रोक्सीमेट एनालिसिस में हम मॉइस्चर चेक कराते हैं, फ्यूल का एश, वोलेटाइल मैटर एंड फिक्स कार्बन कंटेंट। दूसरा जो है आपका अल्टीमेट एनालिसिस, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, CHONS, है ना, CHONS, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इन ऑप्शन के अनुसार, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो अल्टीमेट एनालिसिस में क्या डिटरमिन करते हैं, CHO
NS। अगला क्वेश्चन देखें तो रिपीटेड क्वेश्चन आप कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट इज एक्सपेक्टेड to have lowest moisture content on weight percentage basis trace, है ना। अगर इसमें हाईएस्ट बोलते तो बोल देते आप गार्बेज, ठीक है। गार्बेज के बाद में रिफ्यूज, रिफ्यूज के बाद में रबिश, रबिश के बाद में ट्रेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन डिसाइडिंग प्रॉपर फ्रीक्वेंसी for most satisfactory and economical approach of garbage collection from the source। तो अमाउंट ऑफ वेस्ट डेफिनेटली जो है आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्लाइमेट ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वेस्ट जल्दी जो है डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, स्मेल की प्रॉब्लम हो जाती है, तो फ्रिक्वेंटली उसको उठाना पड़ता है। पब्लिक इंटरेस्ट, तो पहले 3 जो है ये जो है हमारे महत्वपूर्ण फैक्टर है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोज द वेस्ट, है ना, ये हमारा सही आंसर है ना, ये हमारा फैक्टर नहीं है। अगला क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट कंपोस्ट। तो सबसे पहले तो जो है अगर हम देखें कंपोस्ट इज ह्यूमस लाइक मटीरियल, ये स्टेटमेंट कैसी है, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है कि जो आपका कंपोस्ट है वो ह्यूमस लाइक मटेरियल है। देखिए क्या है, ह्यूमस और कंपोस्ट दोनों लगभग एक ही चीज है ना। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल जब नेचुरली आपका डिकम्पोज होता है तो ह्यूमस बन जाता है। जब हम उसको थोड़ा सा मैन मेड तरीके से डिकम्पोज कराते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वो कंपोस्ट होता है। बेसिक प्रॉपर्टीज जो है सेम है। बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग कंपोस्टिंग इज एंडोथर्मिक, बिल्कुल भी नहीं। एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। कंपोस्ट इम्प्रूव सोयल स्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल सही है ना। काफी बात कर चुके हैं हम, आपने सुना भी होगा जो बाकी लेक्चर जिन बच्चों ने सुना है। कंपोस्ट डिक्रीज मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, नहीं भैया, कंपोस्ट इंक्रीज करता है। कंपोस्ट इंक्रीज द बफरिंग कैपेसिटी, यस, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ये ए सही है, ठीक है, सी सही है और ई सही है। तो ए, सी एंड ई। द सॉलिड वेस्ट एंड डेली कवर प्लेस्ड इन लैंडफिल ड्यूरिंग वन ऑपरेशनल पीरियड, इसको क्या कहते हैं? बेसिकली ये होता है सेल। सेल एक आपका ऑपरेटिंग पार्ट है। देखिए क्या है कि बहुत बड़ी आपके पास में लैंडफिल है, उस लैंडफिल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, उससे एक सेल बनता है, एक हिस्सा, उसको एक हिस्से को सेल कहते हैं, है ना। उसमें हम अपना डेली वेस्ट डालते हैं, फिर उसके ऊपर 10 सेंटीमीटर का एक लेयर लगा दिया जाता है सोयल का, ठीक। उसके बाद में फिर अगला दिन आता है। इस तरीके से जो है एक सेल आपका पूरा जब भर जाता है तो उसकी जितनी हाइट होती है उसको लिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे टर्म्स हैं। अब एक टर्म आई फेज। फेज क्या है? 12 महीने का टाइम पीरियड बेसिकली, ठीक। इसमें आपके बहुत सारे सेल्स हैं, 12 महीने में छोटे छोटे सेल्स भर जाएंगे, ठीक है। फिर
उस जो वो एक हाइट बढ़ेगी, बहुत सारे लिफ्ट आ जाएंगे, डेली कवर आ जाएगा। इंटरमीडिएट लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर का जो है इंटरमीडिएट कवर लगाया जाता है बरसात के समय में, मॉनसून पीरियड में, जिससे कि वो जो लीचियट है वो नीचे ना आ सके, है ना। तो सही आंसर क्या है इसका? सेल। अगले क्वेश्चन में कुछ हमें वेस्ट दिए गए हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड फॉसिल फ्यूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाई हीटिंग वैल्यू किलो जूल पर केजी। तो देखें तो सारे के सारे हालांकि वेस्ट ही है, फॉसिल फ्यूल तो नहीं है ना। तो अगर इनमें देखें तो सबसे ज्यादा क्लोरोफिक वैल्यू किसका है? जब भी वेस्ट कंपोनेंट की बात आए तो आंख बंद करके प्लास्टिक लगा देना है, प्लास्टिक का क्लोरोफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। ठीक, ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा लगभग 32,000 किलो जूल पर केजी के आसपास जो है आपका इसका क्लोरोफिक वैल्यू। तो अगर देखें तो अब हमारे पास में दो ऑप्शन है। इसके बाद आता है रबड़। रबड़ के बाद में जो है सबसे ज्यादा मिक्स प्लास्टिक, फिर आपका जो है रबड़। रबड़ के बाद में आपका लेदर आएगा, लेदर के बाद में आपका पेपर, और ग्रीन तो आपको पता ही है सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर से जो है ये क्वेश्चन, अभी हम बात कर रहे थे अलग अलग प्लास्टिक, हमने बताया कि 7 प्रकार की आपकी प्लास्टिक होती है और उनसे अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। उनका रिसाइकलिंग वैल्यू भी अलग अलग होता है। अगर ये सही देखें तो आपका पेट, पेट से सॉफ्ट ड्रिंक बोतल, है ना, जो अभी भी हमने आपको बताया था, ए में 3। तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें ए में 3 है। फिर एच डी पी ई, एच डी पी मिल्क बोतल, ठीक है, इससे भी हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आपका सी, स्ट्रॉ, पीपीएनपीएस जो है आपका फार्मास्यूटिकल बोतल। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। विच of the following is a disadvantage of daily truck routing method of solid waste collection? डेली ट्रक रूटिंग मेथड जो होता है, ये बेसिकली इसमें सबसे बड़ खास बात यह थी कि इसमें परिवर्तन आ जाता है जो आपका लोड में, डे टू डे अगर आप देखेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आपका जो डेली लोड है वो सेम ही रहे, है ना, वो फ्लक्चुएट करता रहता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही आंसर है। विच वन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पॉसिबल ऑप्शन ऑफ परपेंचुअल स्टोरेज ऑफ हजार्डस वेस्ट, है ना। तो सिंपल सी चीजें ये देखें तो हम सरफेस इंपाउंडमेंट पे अभी बात कर चुके हैं, लैंडफिल एंड आपका वेस्ट बिल, ठीक है। तो ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एसिमुलेशन, है ना। अभी जो एक वो आया था क्वेश्चन आपका इवेपोरेशन, है ना, उसी से बिल्कुल ये रिलेटेड है, एटमॉस्फेरिक एसिमुलेशन, है ना। तो इस तरीके से
थोड़ा थोड़ा अंतर कर दिया जाता है। कॉन्सेप्ट जिसको सही तरीके से पता है वो बहुत अच्छे से अपना आंसर सही कर सकता है। अब ये फिर से आपका जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी। जो आपकी गाइडलाइन है उसमें बहुत सारे वेस्ट, हजारडस वेस्ट जो हमें लगते हैं उनको हजारडस वेस्ट कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो अभी हमने देखा था तो आर्सेनिक ट्रीटेड वुड उसमें था, है ना। फ्लाई ऐश उसमें था, ए एंड सी, ए एंड सी है किसी ऑप्शन में? ठीक, ए एंड सी। ठीक, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ए सी एंड ई। यूज क्लोरोफ्लोरो कार्बन रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो फ्लाई ऐश, आर्सेनिक ट्रीटेड वुड एंड यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट जो है ये लिस्ट में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सेम क्वेश्चन ने वो सही तरीके से याद कर लिया होगा उस टाइम पे, तो उसका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया होगा। मॉइस्चर कंटेंट पे क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा किस में है? ऑर्गेनिक वेस्ट एंड आपका एनिमल सॉलिड में। गार्बेज दूसरे नंबर पे, रिफ्यूज तीसरे नंबर पे, रबिश चौथे नंबर पे और ट्रेस पांचवें नंबर पे। ठीक, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर इन्होंने कहा है। ठीक है, अब हम अपना जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा लेते हैं। बी में सबसे कम है, ई में सबसे ज्यादा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि इसको ध्यान से आपने देखना है कि वहां पे उन्होंने जो है बिल्कुल एक डेफिनेशन के तौर पे कहा। अब इन्होंने यहाँ पे क्या चेंज किया, क्या अंतर किया? आर क्लोज्ड एग्जाम्पल ऑफ, है ना, ये इतना सा चेंज किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा कहा जा सकता है कि यस जो है सैनिटरी लैंडफिल इसका सही आंसर है, कि हाँ ऐसा ही होता है कि हम डेली कवर लगाते हैं उसके बाद में उसको कंप्रेस्ड कर देते हैं, है ना। बट वही चीज है, फिर से कहूंगा कि जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जिनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड इन सभी का एग्जाम देना है, आगे आगे काम करना है, तो उनको बिल्कुल सही चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, आंसर इन्होंने दोबारा भी यही दिया है, तीसरी बार आएगा तो भी हम यही लगाएंगे, बट लॉजिकली क्या आंसर है आपको अपनी नॉलेज होनी चाहिए। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी प्रूफ होगी इस एग्जाम के लिए, आने वाले सभी एग्जाम के लिए। हमारी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ में हमेशा है, हमेशा रहेगी। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, बिल्कुल शांति से डीप ब्रीथ करते हुए आप अपना एग्जाम देंगे, रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों, जियो।